नमस्कार मित्रों, कई बार ऐसा होता है कुछ एक साहित्यिक कृतियाँ अपने साथ एक बहुत बड़ी नाटकीयता और बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य लेके चलती हैं और पता ही नहीं चलता कि ये कृतियाँ जिन्हें हम कालजयी भी मान लेते हैं और कालजयी मानने के बाद भी उनके बारे में कितने ढेरों विवाद खड़े होते हैं। इस बात का अनुमान लगाना हो तो मित्रों, देवदास प्रसिद्ध शरद बाबू का प्रसिद्ध उपन्यास उसकी ओर चलते हैं। देवदास भारत की सभी भाषाओं में तो अनुवाद हुआ ही, अंग्रेज़ी में भी अनुवाद हुआ, फ्रेंच में भी हुआ और कुछ एक अन्य विदेशी भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ। और फिल्में एक ही थीम को, एक ही देवदास को लेकर फिल्में भी बनी। के.एल. सहगल की फिल्म देवदास अलग थी, दिलीप कुमार की देवदास अलग थी और उसके बाद हमारे जो बाद में कलाकार आए उनकी बात अलग है। ऐश्वर्या राय ने पारो की भूमिका निभाई और शाहरुख खान ने जब ये भूमिका निभाई तो वो एक अधेड़ उम्र को पहुंच चुके थे। बाकी जो लोग थे उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। अब इसके कृति के बारे में बहुत सारी दिलचस्प बातें नए सिरे से उभरने लगी हैं। एक बात ये उभरी है कि शरद बाबू ने ये उपन्यास 17 वर्ष की उम्र में लिखना शुरू किया था, सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में। कालजयी कृति चर्चित, देश की सारी भाषाओं में अनुदित, और कृति का लेखन जो है वो 17 वर्ष की उम्र में शुरू हुआ था और जल्दी ही उन्होंने पूरा कर लिया था। निश्चित तारीख तो नहीं पता, लेकिन एक लिखने बैठे एक उम्र ऐसी होती है जिसमें लगन लग जाए तो उसके बाद फिर आदमी पूरा उसको कर लेता है। अगर आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का उसको स्वीकार करें, उसके कथानक को शरद चंद्र की जीवनी के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो ये बात भी स्पष्ट होती है कि अपना देवदास जो थे वो भी इसी उम्र में थे, 17 वर्ष की उम्र में। अगर शरद बाबू ही देवदास थे तो ये भी निश्चित है कि 17 वर्षीय उम्र देवदास की भी थी जब पहली बार पारो से उनका संपर्क जो है वो प्रगाढ़ संबंधों के रूप में बदलने लगा था। प्रेम संबंध थोड़े थोड़े पनपने लगे थे। 17 वर्ष की उम्र थी और 17 वर्ष की उम्र में शरद बाबू ने ये उपन्यास लिखना शुरू किया था। उपन्यास छपा 14 साल के बाद। 14 वर्ष के बाद जब उपन्यास छपा तो उस पर शरद बाबू का नाम गायब था, नाम नहीं दिया शरद बाबू ने। ये भय था कि एक मैं कहानी जो दे रहा हूँ, पता नहीं मेरे भद्र समाज को, मेरे बंगाली समाज को वो कहानी स्वीकार होगी, प्रेम कथा, या नहीं होगी। लेकिन लिख दिया और लिखने के बाद वो छप भी गई और लेखक का नाम गायब। कुछ लोगों ने ये भी एक चर्चा उड़ाई कि ये मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। अब जब रविंद्रनाथ टैगोर का नाम जिन्होंने उड़ाया, उनका उद्देश्य ये था किसी बहाने से वास्तविक लेखक का पता तो चले। रविंद्रनाथ टैगोर तो इतने कद्दावर लेखक थे कि उनको तो 100 गुना माफ़। वो प्रेम कथा लिखें तो भी स्वीकार, वो संस्कृति की गाथा लिखें तो भी स्वीकार, वो गीतांजलि लिखें तो भी स्वीकार। उनका एक स्तर अलग था। उनका एक लेखन का जो दायरा था, लेखन का जो आकाश था, वो इतना ज़्यादा विशाल था, वो कैनवस इतना बड़ा था उनके पास ज़िंदगी का, जीवन का और लेखन का, कि वो जो भी लिखते थे वह अमरता की ओर, वह कालजयी की ओर, कालजयी रचना की ओर वो अग्रसर होने लगती थी कृति। कोई भी हो, चाहे काबुलीवाला हो और चाहे गीतांजलि हो और चाहे उनके अन्य उपन्यास हो या अन्य कृतियाँ, नाटक उनके हैं। और रविंद्र बाबू को जब ऐसी चर्चाएं शुरू हुई, बहुत ज़्यादा चर्चा जो फैल गई कि रविंद्र बाबू ने लिखा है, तो रविंद्र बाबू को स्वयं लिखित रूप में और मौखिक रूप में ये घोषणा करनी पड़ी, भाई मैंने ये उपन्यास नहीं लिखा, लेकिन मैं इसके लेखक को जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लेखक स्वयं स्वीकार करे। लेकिन मित्रों, जब पहली बार छपा था तब शरद बाबू का नाम गायब था और बाद में जब वो उसकी लोकप्रियता के आयाम इतने ज़्यादा बढ़ गए तो शरद बाबू ने पहली बार स्वीकार किया कि ये उपन्यास मैंने लिखा था और बाद में उनके नाम से छपे। और बाद में शरद बाबू की ज़िंदगी में बहुत सारे और भी उपन्यास आए जो चर्चा का विषय बन गए। चरित्रहीन उनका उपन्यास, श्रीकांत, और बहुत सारे ऐसे थे जो चर्चा में खूब आए और उनकी अधिकांश कृतियां जो हैं वो व्यापक पटल पर स्वीकार की गई।
और उनकी स्वीकार्यता जो है वो निरंतर बढ़ती गई। और ये एक अजीब बात है कि 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये उपन्यास लिखना शुरू किया था, और ये भी अनुमान है कि उन्होंने 1 वर्ष के भीतर ये उपन्यास पूरा भी कर लिया था। और शरत बाबू वस्तुतः 18 वर्ष की उम्र या 19 वर्ष की उम्र में रंगून चले गए थे। रंगून में जाकर इन्होंने एक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी दफ्तर में जाके एक क्लर्की की नौकरी इनको मिल गई और ये नौकरी करने लगे। और दफ्तर में क्लर्की के साथ साथ लेखन, ये बड़ी अजीब बात थी। और अपने परिवेश से कट के, क्योंकि मूल रूप से इनका परिवेश कुल मिलाकर बंगाली समाज था, जिसे भद्र लोक भी कहा जाता है। भद्र संस्कृति की बात होती है, तो भद्र संस्कृति से पूरी तरह से बाहर जाकर भद्र संस्कृति पर ही आधारित कथानकों के ऊपर रचनाओं की एक बाढ़ ला देना, ये शरत बाबू का कमाल था। और इसी कमाल का जो विशेष उल्लेख है हमें विष्णु प्रभाकर की अमर कृति आवारा मसीहा में मिलता है। आवारा मसीहा को भी लगभग सभी सम्मान, सभी पुरस्कार देश के मिले। और विष्णु प्रभाकर जी अपने आप में एक संस्था थे। एक बार उनसे अनौपचारिक बात हुई, हमने हरियाणा साहित्य अकादमी के एक समारोह में उनको बुलाया फरीदाबाद में, सूर स्मृति का समारोह था, और उसमें चाहते थे कि सूर की जो स्मृति के अवसर पर जो एक छोटी सी कवि संगोष्ठी रखी है उसकी अध्यक्षता विष्णु प्रभाकर ही करें, क्योंकि वरिष्ठतम साहित्यकार उस वक्त ये थे। ये 2001-2 की बात है। और तब उनसे अनौपचारिक रूप से बहुत लंबी बात हुई और उनसे पूछा गया, मैंने भी स्वयं पूछा कि ये जो कृति है गुरुदेव, ये आपने इस पर शोध कार्य भी किया? तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल मैंने शोध कार्य वैसे ही किया जैसे वृंदावन लाल वर्मा अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए उस ऐतिहासिक परिवेश में व्यक्तिगत रूप से जाकर उपन्यास लिखा करते थे। उनका मृगनयनी या गढ़ कुंठार ऐसे नावल हैं, ऐसे उपन्यास हैं जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि पे हैं, और उनको लिखने के लिए वृंदावन लाल वर्मा ने स्वयं मृगनयनी के क्षेत्र और गढ़कुंडार के क्षेत्र, उन क्षेत्रों का दौरा किया, वहाँ की सांस्कृतिक पहचान उसको अपने शब्दों में पिरोया, और उसके बाद उन्होंने अपनी कृतियों की रचना की। और यही स्थिति शरत बाबू की थी, आवारा मसीहा की। और वो ये कहते थे कि देवदास कोई बिल्कुल काल्पनिक पात्र था, ऐसा नहीं है। जिस हवेली का चित्र शरत बाबू ने खींचा था अपनी पहली कृति में, अनाम कृति में, जिस पे नाम उन्होंने नहीं दिया था, तो वो हवेली, वो सारा का सारा वातावरण, देवदास की चर्चा, देवदास के कोई छद्म नाम से कोई युवक, लेकिन गाथा वही की वही पार्वती, वही देवदास और वही चंद्रमुखी। सारे के सारे पात्र नाम भले ही बदले हों, लेकिन ये वास्तविक पात्र थे, और वो हवेली भी वास्तविक थी। और जब पारो का जो आवास था नज़दीक, पारो के पेरेंट्स का, पारो के माँ बाप का आवास, वो भी नज़दीक था। सारा का सारा परिवेश जो है वो सत्य कथा पर आधारित है, लेकिन बहुत सारी कल्पनाशीलता, उसमें संवेदनशीलता वो स्वाभाविक रूप से आनी थी। जब भी किसी कथानक को आप एक प्रेमाख्यान के ऊपर आधारित करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें स्वाभाविक रूप से उसमें मिलने लगेगी। जिस बात की ओर मैं आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी कृति जो है वो बिना किसी आधार के, बिना किसी ठोस ज़मीन के लिखी नहीं जाती। ये नहीं होता कि आप एक कल्पना में एक चीज़ें रच रहे हैं। अब जैसे वारिस शाह की हीर है, तो ये माना जाता है कि वारिस शाह स्वयं ही रांझा था। ये कुछ लोग अब जो शोध करता है वो ये मानते हैं कि वारिस शाह सैयद था। वारिस शाह एक सूफ़ी संत माना जाता है, उसकी मज़ार पर अब मेले भी लगते हैं, लेकिन स्वयं वो रांझा था और उसने उसी किरदार को केंद्र बिंदु बनाकर उसने सूफ़ी सिद्धांतों पर आधारित हीर नामक महाकाव्य की रचना की थी। तो रचना का सारा जो खाका है, जो स्वरूप है, वो इस तरह से बुना जाता है। और ये साहित्यिक पृष्ठभूमि जो है मित्रों, ये हमेशा कल्पना की दुनिया में नहीं होती, कहीं ना कहीं यथार्थ का आधार भी होता है। ये बात स्वीकार करनी चाहिए। कुछ दिलचस्प बातें हैं, कुछ और फिर कभी किसी और
प्रकरण में बांटेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।